स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे नज़रिया मेंस की इस सीरीज में। मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और निराश भी। खुश इसलिए हूँ क्योंकि करंट अफेयर की इस श्रृंखला में आप कमेंट बॉक्स में शानदार तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी मेहनत को और रिजल्ट मित्रा की टीम की मेहनत को आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हो। लेकिन निराशा इस बात की है कि जिस तरह से शानदार तरीके से इसकी प्रस्तुति की जा रही है और बड़ी मेहनत के साथ किसी एक आर्टिकल्स की हेडिंग को देख करके बिटवीन द लाइन का प्रोसेस समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बियॉन्ड जाकर इसके व्यूज निरंतर कम हो रहे हैं। मुझे आशा है आप सबसे कि अगर आपने अब तक नवाज सर से थोड़ा भी बहुत जुड़ाव महसूस कर लिया है तो आप इसे मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप अपने इस प्रतिभा को और निखारना चाहते हैं और सिविल सेवा के परीक्षा में एक बेहतर प्रशासक की भूमिका निभाना चाहते हैं तो आपको अच्छी सूचनाओं को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और यह एक अच्छा प्रयास है जिसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है ये श्रृंखला, जिसका नाम है नजरिया मेंस का। आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, क्लास स्टार्ट जैसे होने वाली हो वैसे ही शुरू कर दिया करिए लिखना नजरिया मेंस का। जब ये बार बार आप कमेंट करोगे ना तो दिमाग में आपके क्लिक करेगा कि हम यहाँ नवाज सर के साथ माइंड मैप तैयार करने आए हैं। क्या तैयार करने आए हैं? माइंड मैप तैयार करने आए हैं। और न्यूज़पेपर की चाह रखने वालों के लिए ही खुलेगी मेंस की राह। तो आइए आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं आज हम किसके द्वारा? करंट अफेयर के माध्यम से, क्योंकि यह श्रृंखला है करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र, जिसमें हम दैनिक भास्कर, द इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण और द हिंदू में आने वाले प्रमुख अखबारों में जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, उनकी हेडिंग्स को निकाल करके हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह इसका प्रयोग करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के करंट अफेयर पोर्शन की तैयारी में काफ़ी चिंता जताई जा रही है। साथ ही साथ सिलेक्शन के मानक में वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों को देखा जा रहा है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमें अगर हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक लगवानी है तो ये रिजल्ट मित्रा के माध्यम से हो। आप में से ही नवाज सर से पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनील सर से पढ़ने वाला व्यक्ति, अभय सर से पढ़ने वाला व्यक्ति जो एक अच्छा सिविल सेवक बनेगा वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला करके रिजल्ट मित्रा की पूरी टीम को एक दक्षिणा स्वरूप एक गिफ्ट प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपको पसंद आने वाली है। और अगर आप इसकी पिछली वीडियो को भी जाकर देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में शानदार जानदार जिंदाबाद लिखने से नहीं चूकेंगे और उसे शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला आर्टिकल आज हम लेते हैं जिसमें है रैट होल माइनिंग तकनीक का प्रयोग करके सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए मजदूर। आप जानते हैं कि पिछले 17 दिनों से क्या हो रहा था कि इसमें मजदूर फंसे हुए थे और इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक निकाला नहीं जा सका था। लेकिन कल रात 28 की रात में क्या हुआ कि वापस से इनको इस सुरंग से निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकले हैं। ऐसे में क्या है कि आपके लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें रैट होल माइनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। भैया क्या होती है यह तकनीक और क्यों इसका प्रयोग किया गया? इससे पहले मैं एक बड़ी लॉजिकल और बड़ी शानदार बात आपको बताने जा रहा हूं। क्या है वो शानदार बात भाई? वो शानदार बात ये है कि कई बार होता ये है कि कुछ चीजें, कुछ क्रियाकलाप किसी एक स्थान, किसी एक व्यक्ति, किसी एक जगह पर अशुभ होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन वही जहां पे यह गलत साबित हो रहा है दूसरी जगह उसके प्रयोग उसको शुभ और उचित में बदल देते हैं। जैसे यही रैट होल माइनिंग तकनीक जो है, जिसमें कोयले को चोरी करने के लिए
कुछ लोग क्या करते हैं, कोयले की चोरी करने के लिए एक पतली सी नली यानी संकीर्ण खुदाई करके कोयला क्षेत्र तक पहुंचते हैं और फिर कोयला माइनिंग करके अवैध रूप से कोयले को बेचते हैं। तो ये एक चूहे की तरह छेद बनाते हैं, इसलिए इसको रैट होल तकनीक कहा जाता है, कोयला उत्पादन में अवैध तरीके से कोयले का खनन करने के लिए। और इस पर 2015 में भी रोक लग चुकी है, जिसमें एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप तुरंत इसका होमवर्क लिखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय तथा अन्य इसकी उप शाखाएं कहाँ कहाँ हैं। तो 2010 के अकॉर्डिंग इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। लेकिन मेन पॉइंट पे हम आते हैं कि आखिर कैसे ये हुआ। तो देखिए आर्टिकल में जो बात दी गई वो यही है कि इस तकनीक का प्रयोग करके मजदूरों को बाहर निकाला गया और 2014, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूं, पीछे मैंने 15 बताया, 2014 में मेघालय में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था रैट होल माइनिंग पर। तो चलिए सर, ये तो हो गई आर्टिकल की बातें, बिटवीन द लाइन बताइए, आपका तो मेन प्रोग्राम बिटवीन द लाइन प्रोसेस का है। तो आइए बिटवीन द लाइन प्रोसेस पे आते हैं और पहला पॉइंट निकालते हैं इस आर्टिकल से कि समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई कार्य शुभ और अशुभ हो सकता है, जिसको जीएस पेपर 4 से संबंधित देखा जा सकता है। जब भी आप लिखेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य जो एक स्थान के लिए अशुभ हो वो दूसरे स्थान के लिए शुभ हो सकता है, नैतिक कृत्यों की ऐसी दुविधाओं से संबंधित उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे व्याख्या करेंगे, आप शुरुआत ही करेंगे यहीं से, रैट होल माइनिंग तकनीक का प्रयोग करके सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूर, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित यह सुरंग थी, जो 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत इस टनल का निर्माण किया जा रहा था, उसमें 41 मजदूर फंस गए थे बीते दिनों। उनको जिस तकनीक का प्रयोग करके निकाला गया है वो रैट होल माइनिंग तकनीक है, और यह तकनीक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि पर्यावरण पर नजर बनाए रखने वाला एक न्यायाधिकरण है, उसने प्रतिबंध लगा रखा था। उसके उपरांत भी इस तकनीक का प्रयोग करके किसी की जान बचाई गई है। यह बात सिद्ध करता है कि समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई कार्य शुभ और अशुभ हो सकता है। जैसे किसी को खाना खिलाना क्या है, शुभ कार्य है, पुण्य मिलेगा। लेकिन कोई व्रत रखा हो और उसको आप जबरदस्ती करें खाना खिलाने के लिए, तो कार्य शुभ है, लेकिन समय उचित, परिस्थिति उचित नहीं है, तो यह अशुभ कार्य हो जाएगा, आपको पाप मिलेगा क्योंकि आप उसका व्रत तोड़वाना चाह रहे हो। ठीक है, अब जैसे एक नॉर्मल सा शब्द है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, ये किसी लड़का को लड़की को प्रपोज करना हो और लड़की को लड़के से प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना हो। ठीक है, और वो समय काल परिस्थिति पे वापस पुनः ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे में वह किसी भी नॉर्मल स्थान पे उसको प्रपोज कर सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, नेग्लेज हो सकता है, जो भी है पॉइंट, वो अलग किस्सा है। लेकिन अगर जिसको भी प्रपोज करना है उसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु सैया पर लेटा हो उसका परिवारजन, और वो बगल में रो रहा हो, आप उसको गुलाब लेकर के जाएं, नीचे बैठे और कहे विल यू मैरी मी, तो क्या हुआ, अशुभ कार्य हुआ। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। इतना आया, मजा आ गया। चलिए अगला है कि रैट होल माइनिंग तकनीक क्या होती है। तो इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है, जिसमें एक संकीर्ण या क्षैतिज परत से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, और यह अवैध खनन के रूप में आता है। वैध खनन यानी सरकार ने जिस तकनीक के प्रयोग की अनुमति दी हो वो वैध हो गया, और जिसकी अनुमति न दी हो वो अवैध हो गया, यानी गैर कानूनी हो गया। इसमें क्या होता है कि मान लो यह मिट्टी की एक परत है और इसके नीचे कोयला दबा हुआ है, और इसमें मुझे छुप करके क्या करना है, कोयला निकालना है। तो मैं यहां से अंदर ही अंदर एक पतली सी सुरंग बनाऊंगा और कोयले क्षेत्र तक पहुंच के कोयला निकाल के चला आऊंगा। लेकिन इसमें होता यह है कि केवल एक ही व्यक्ति उतर सकता है और कोयला निकाल करके बाहर आ सकता है। ठीक है, ये इतना ही हो सकता है इसमें, समझ गए आप। तो ऐसे में आप बताइए यह क्या होगा कि
एक तो जमीन के नीचे है जहां ऑक्सीजन का लेवल कम है, दूसरा इस कोयला क्षेत्र से मीथेन गैस का उत्सर्जन होते रहता है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। विश्व मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जान की हानि होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे मृत्यु शैया पे लेटने के समान हुआ जाना। तो इस वजह से मानवीय संसाधन को बचाने के लिए भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में होने वाले रैट होल माइनिंग का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, इसके प्रकार कौन से हैं? तो इसके दो प्रकार मिलते हैं, एक तो है साइड कटिंग प्रकार और एक दूसरा, देखिए यहाँ रैट होल माइनिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा पतला सा निकाला हुआ है रास्ता। ठीक है, साइड कटिंग प्रक्रिया में पहाड़ी ढलानों पर संकीर्ण सुरंग खोद दी जाती है, यहाँ खोदना है, खोद दी जाती है जिससे श्रमिक कोयले की परत मिलने तक अंदर जाते हैं, फिर कोयला लेकर वापस आते हैं। इस तकनीक उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जहां छिछली परत होती है। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि अगर ये मिट्टी की परत है और इसके एक दो परत के बाद ही, मिट्टी की एक दो परत के बाद ही कोयला उपस्थित हो तो यह छिछली परत के नीचे उपस्थित कोयला कहलाता है। और ऐसे में क्या होता है, साइड कटिंग, साइड से कटिंग करके इन परतों के अलावा यहाँ कोने में पहुंच करके इन कोयले के क्षेत्रों तक पहुंचा जा सकता है। फिर है बॉक्स कटिंग। अब देखिए ये है साइड कटिंग और ये है आपका बॉक्स कटिंग। ठीक है, साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग का चित्र देख लीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना के कटिंग की गई और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से कोयले क्षेत्र तक पहुंचा गया और फिर जब एक बार कोयला क्षेत्र तक यहाँ पे कोई पहुंच गया तो अब वो क्या करेगा, क्षैतिज यानी अपने इस तरफ खुदाई करेगा और कोयला निकालेगा। पहले ऊर्ध्वाधर जाना है यानी नीचे जाना है, फिर साइड साइड में जाकर के कोयले के निकालने के लिए कोयले को उसका यूज करना है। ठीक है, फिर रेट होल माइनिंग का प्रभाव क्या क्या होता है भैया, तो इस खनन तकनीक को प्रोहिबिटेड किया गया है, रोका गया है, क्योंकि वेंटिलेशन, खादानों में क्या होता है, आमतौर पर वेंटिलेशन की कमी होती है, संरचनात्मक सहायता और श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय का व्यापक अभाव होता है, इसलिए इस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में इस प्रकार का खनन करने वाले श्रमिकों की जान पर भी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त भूमि का क्षरण होता है, वनों की अत्यधिक कटाई होने लगती है और जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक अवैज्ञानिक तरीका है, रैट होल माइनिंग का प्रयोग करना अवैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, तो फिर अगला इससे क्या टॉपिक निकलना चाहिए कि भारत में कोयला क्षेत्र क्या है, कैसे इसका उत्पादन होता है, कौन कौन सा कोयला भारत में पाया जाता है। देखा आपने, यही मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना चाह रहा हूं कि किसी एक आर्टिकल को देख करके आप कैसे मल्टीपल डायमेंशन निकाल सकते हो, कैसे आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी न्यूज़पेपर से कर सकते हो, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल पेपर, मैक्सिमम चीजों का आप तैयारी अपने न्यूज़पेपर से कर सकते हो। मैं बहुत जल्द ऐसे राइटिंग के लिए कोटेशन भी लेने वाला हूं। ठीक है, उस कोटेशन को लेके आऊंगा और सिद्ध करूंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसे के प्रश्न से इस कोटेशन को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखें तो कह रहा है, ये भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि भारत में जो कोयले का क्षेत्र है वो प्राचीन से लेकर नवीनतम क्रम के चट्टानों में पाया जाता है खनिज संसाधन, लेकिन जो कोयले का संसाधन है वो मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर साहब ने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और उसके तहत बताया था कि सभी महाद्वीप एक पास हैं, इनका नाम पेंजिया रखा गया था और उनके किनारे किनारे सभी समुद्र थे, उनको पैंथालासा कहा था, पैंथालासा। ठीक है, और यही पेंजिया में जब टूटन हुआ तो ये दो भागों में पहले बटा, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड। और यहीं पे भारत अवस्थित था, ऑस्ट्रेलिया अवस्थित था, साउथ अमेरिका अवस्थित था, अफ्रीका अवस्थित था। तो ये सभी क्या हैं, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, इन्हीं से भारत में कोयले के चट्टान
बने, कोयले के जो परत बने, ठीक है। और भारत में जो प्रमुख रूप से कोयले पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट कोयला सबसे प्रमुख है और सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कहलाता है, और यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो क्या होती है, 60 से 70% से भी अधिक होती है, 60 से 70% से भी अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, यह दूसरी सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रकार है कोयले का। फिर उसके बाद लिग्नाइट आता है, यह प्रकार मुख्य रूप से तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र, नवेली नोट करिएगा, नवेली माइनिंग एरिया में लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के भी कुछ क्षेत्रों में लिग्नाइट मिलता है। फिर पीट कोयला है, यह लकड़ी का परिवर्तित रूप है, थोड़ा सा जल जाने के बाद, सड़ने के बाद परिवर्तन होता है, और इसमें सिर्फ 35% तक ही कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो आप देखेंगे भारत के कोयला क्षेत्र, इसका तुरंत आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र कौन से हैं, रानीगंज, ये भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड में झरिया सबसे बड़ा है। फिर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये क्या है, झारखंड में प्रमुख कोयला के उत्पादन क्षेत्र है। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पीसीएस में मैंने देखा है कि एक तरफ दे देगा राज्य, मान लो बिहार दे दिया या फिर असम दे दिया, ऐसे अलग अलग राज्य दे देते हैं, और इधर दे देता है उसका खनन क्षेत्र का नाम दे देता है, और आपको उसको बताना होता है, मिलान करना होता है, सही। तो मध्य प्रदेश में देखिए सिंगरौली है, सतपुड़ा रेंज है, उमरिया है, उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी, रामपुर है, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी है। अब यहाँ देखिए यही कंफ्यूज होते हैं लोग, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में और सिंगरेनी है आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कोरबा, झिलमिल, सोनहट, बिशरमपुर, ठीक है। असम में मुकुम, नजीरा, जांजी, जयपुर, ठीक है। मेघालय में उमरलोंग, मावलोंग, चिरपुंजी, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफुक, ये प्रमुख रूप से कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों की बात करें तो देखिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड की बात हम लोग कर रहे थे कि दक्षिण भारत का हिस्सा गोंडवाना लैंड का है। अब यहाँ पे देखिए यह प्रमुख रूप से गोंडवाना लैंड में यहाँ पे झारखंड जो है कोयले के उत्पादन में सर्वाधिक है, यानी फर्स्ट नंबर पे कोयले के उत्पादन में आता है आपका झारखंड, और उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, ठीक है। ये आंकड़े देख लीजिएगा आप, ठीक है। कई बार यह आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं, कभी कभी छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे आ जाता है तो कभी उड़ीसा भी आते रहता है, लेकिन वर्तमान में फिर से नया जो डेटा आया हुआ है उसके अनुसार झारखंड में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। यह सभी क्षेत्र क्या है, यहाँ पे देखिए आसाम का क्षेत्र है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है कोयला, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला, तमिलनाडु की नवेली यहाँ पे जगह है, वहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जा रहा है। तो ये सभी कोयला प्रधान क्षेत्र हैं, ठीक है, कोयला प्रधान क्षेत्र हैं। अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोक के लिए किए गए दावे निराधार हैं, यह गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है। अभी हाल ही में कई सारी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में वापस से सीएम के आदेश पर बहुत सारी मस्जिदों से क्या किया जा रहा है, लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, जो कि अनुमति प्राप्त नहीं थी, ठीक है। सभी मस्जिदों से नहीं उतारा जा रहा है, वो उन मस्जिद जो अनुमति प्राप्त नहीं किए थे और तय मानक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये गुजरात उच्च न्यायालय ऐसा क्यों कह रही है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए आर्टिकल की प्रमुख बात जो है वो ये कह रही है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुनीता अग्रवाल हैं और उनकी पीठ ये कह रही है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर याचिका जो की गई थी वो खारिज कर दी गई, और याचिकाकर्ता का दावा था यह कि किस याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय ने पूछा कि आखिर जो मंदिरों के अंदर घंटियां और घड़ियाल का शोर आता है क्या वह बाहर नहीं सुनाई देता है। हाईकोर्ट का मानना है कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है,
क्योंकि अजान जो होती है वो दिन में अलग अलग घंटे में एक बार में अधिकतम 5 से 10 मिनट के लिए ही केवल की जाती है। अब इसकी अवधारणा क्या है, अजान क्यों दी जाती है, ये सभी पॉइंट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बिटवीन द लाइन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में बिटवीन द लाइन प्रोसेस। मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं है भैया, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कुछ नियमावलियां बनाई गई हैं जिसका अनुपालन तो भाई किया जाना चाहिए। ठीक है, लाउड स्पीकर बजाने के फिर नियम क्या क्या है सर? तो देखो, लाउड स्पीकर हो या कोई भी यंत्र हो, अगर सार्वजनिक स्थान पर बजाया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको लिखित अनुमति लेनी होती है। फिर सुबह रात में 10 बजे से बाद लेकर के 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर को तीव्रतम रूप से नहीं बजाया जा सकता है। हाँ, कुछ जगहों पे किया जा सकता है, जैसे ऑडिटोरियम हो, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, कम्युनिटी हो और बैंक्वेट हॉल हो, क्योंकि ये बंद होते हैं और बंद होने की वजह से इनकी आवाज जो होती है, साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनाई जाती है, बाहर नहीं जाती है। तो ऐसे में इनको छूट प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो कुछ मामलों में अनुमति दे सकता है, 10 से बढ़ा के 12 कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक और केस चला था जिसमें बाबा रामदेव का एक जगह सम्मेलन हो रहा था और उससे आवाज आ रही थी, तो किसी ने अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत चैन से सोने की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो आप बताइए, ये जीएस पेपर 2 से भी जुड़ जाता है, जीएस पेपर 2 से भी जुड़ जाता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता और फिर सामाजिक समरसता का मुद्दा इसमें सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर की ध्वनि कितनी होनी चाहिए? तो WHO का भी मानक है और भारत सरकार का भी अपना नियमावली है। इसके तहत क्या क्या बातें की गई हैं भैया, ये भी जानना चाहिए। और कई लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर हम नोट कैसे करें। आप बताओ, मैंने बार बार डिस्कशन किया है कि नहीं किया है कि नोट कैसे बनाना है, कैसे हमें किसी पॉइंट को नोट करके प्रीलिम्स और मेन सेक्शन में बांटना है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए हो तो कमेंट बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको इस नजरिया मेन सीरीज की डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस के तहत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें 1, 2, 3, 4 जितने वीडियो आए हैं उसको आप देखो। उसमें से तीसरी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में ऐसे किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे अस्पताल, कोर्ट और शैक्षणिक संस्थान क्या है, साइलेंट जोन बनाए गए हैं और इनके 100 मीटर के दायरे में ऐसे किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन अगर प्रयोग होना है तो उसका कुछ मानक भी निर्धारित है। देखिए, ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर जो है दिन में 75 डेसिबल रहेगा, यानी ध्वनि का जो मात्रक है वो क्या है, डेसिबल में मापा जाता है। फिजिक्स में प्रीलिम्स का फैक्ट लिख लीजिए, बीपीएससी में डायरेक्ट आता है, बिहार पीसीएस में। ठीक है, रात के समय 70 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर इसके साथ ही कमर्शियल क्षेत्र में क्या है, 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की लिमिट ही अनुमति प्राप्त है इसकी। ठीक है, थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है। फिर इसी प्रकार रिहायशी इलाकों की यदि बात की जाए तो रिहायशी इलाकों को अगर हम देखें तो यहाँ दिन में ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल होना चाहिए और रात में 45, और साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल तक की ध्वनि की तीव्रता हो सकती है। फिर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर अदालतों के विभिन्न फैसले भी आए हुए हैं, जो कि मेंस आंसर राइटिंग करने के दौरान आप इसको जरूर लिखेंगे और नोट करेंगे कि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर अगर कभी प्रश्न आ गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट क्या सोचते हैं उनको सम्मिलित करूंगा, उनके फैसले। तो देखो भैया, अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राज्य सरकार चाहे तो 15 दिन तक धार्मिक या त्योहार के अवसर पर रात में 12 बजे तक लाउड स्पीकर ध्वनि तंत्र बजाने की अनुमति दे सकता है, यानी वर्ष में सिर्फ 15 दिन। फिर 2016 में मुंबई हाई कोर्ट में केस गया, वहां उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर का प्रयोग मौलिक अधिकार नहीं है, तो अनुच्छेद 25 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है उसके तहत यह दावा नहीं किया जा सकता कि हम लाउड स्पीकर भी बजाएंगे ही। जैसे मैंने आपको कहा
कि मान लो अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ भी आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। और हम गए एकदम सीना ताने, नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है, नेपाल के बॉर्डर पे खड़े होकर के लगे नेपालियों को उल्टा सीधा बोलने, गालियां देने, तो सरकार रोकेगी, कहेगी कि नहीं नहीं बेटा तुम बोलो बोलो बोलो, ये क्या है, तुम्हारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, सरकार हमको कहेगी कि उसी अनुच्छेद 19 के सब आर्टिकल के तहत युक्त निर्बंधन है, जिसमें विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सामाजिक समरसता, देश के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है, यह भी कहा जाता है। लेकिन छीनने का मानक राष्ट्र विरोधी होने पर है, ना कि आप नॉर्मल कंडीशन में हो और आपसे कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ गए इतना पॉइंट? मजा आया? ठीक है। वहीं जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा था कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग आप ना करिए। फिर लाउडस्पीकर की उत्पत्ति और विदेशों में इसके प्रयोग का क्या प्रोविजन है भैया? तो 20वीं सदी में लाउडस्पीकर की उत्पत्ति होती है और सबसे पहले अजान देने के लिए सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में 1936 में लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है। ठीक है। और वर्तमान में यदि बात की जाए तो कई सारी इस्लामिक कंट्री में आज भी लाउड स्पीकर का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे तुर्की और मोरक्को में कुछ एक मस्जिदों में है, मैक्सिमम नहीं है, बहुत कम इसका प्रयोग किया जा रहा है। सऊदी अरब में भी अजान के लिए कड़े नियम है कि अजान के लिए मस्जिदों में एक तय मानक के तहत ही लाउड स्पीकर का प्रयोग होगा, फिर किसी और चीज के लिए प्रयोग नहीं होगा। तो फिर अगला पॉइंट आया सर, जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि अजान दिए जाने की अवधारणा क्या है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस्लाम मतलावलंबी हूं, मैं इस्लाम धर्म को आप पालन करने वाला हूं, तो उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको कि इस्लाम में 5 बार ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, खुदा के सामने सजदा करके उसकी इबादत करने का प्रोविजन है, जो कि सभी मुसलमानों पर अनिवार्य है। नमाज पढ़ना, इसमें लोग पढ़ते ना पढ़ते वो अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा खुद करें, वो अलग मैटर है और उनकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन मैं आपको ये अवधारणा बता रहा हूं, और ऐसे में मस्जिदों में ही नमाज पढ़ना सामूहिक रूप से अनिवार्य है। इसके 2-3 कॉन्सेप्ट है। पहला तो आप ईश्वर से जुड़ाव रखोगे, दूसरा सामूहिक रूप से नमाज पढ़ोगे तो कोई अमीर गरीब, कोई छोटा जात बड़ा जात, कोई गंदे कपड़े वाला, कोई मैले कपड़े वाला, कोई मखमल और सोने से जड़े हुए, मोतियों से जड़े हुए कुर्ते पहनने वाला, जितने भी होंगे वो सभी एक लाइन में खड़े होंगे, यानी समानता का सिद्धांत साबित किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई बड़े से बड़ा अमीर ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कुरान की आयतें नहीं याद हैं, तो वो इमाम बन के नमाज नहीं पढ़ा सकता। एक गरीब किसान का लड़का हो, एक मजदूर का लड़का हो, कोई भी जात धर्म का लड़का हो, किसी भी जाति का लड़का हो, वो क्या कर सकता है? इस्लाम धर्म में कोई भी जात, जबकि इस्लाम में कोई जात नहीं थी, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था, ये सब इंसानों के बंटवारे हैं। एक शायर कहता भी है कि कमजोर अकीदों ने ये डाली है खराबी, इस्लाम न शिया है, न सुन्नी, न वहाबी। ये कॉन्सेप्ट है, ये शायरी के माध्यम से भी मैंने आपको इसको समझा दिया, क्योंकि साहित्यकार आदमी हूं तो थोड़ा बहुत ये पॉइंट यूज हो जाता है। तो ऐसे में जब मस्जिदें बनाई जाने लगी, और पुरातन में जब इस्लाम तो बहुत प्राचीन कालीन है, लेकिन मोहम्मद साहब के ज़माने में आने के बाद, उसके बाद जो इस्लाम के सुतून आए, नमाज, हज, जकात, खैरात, यानी अपने माल से कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों में आपको बांटना होगा, आपको हज करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। तो नमाज पढ़ने के लिए भैया कैसे पता चले कि नमाज का टाइम हो गया है? तो उसके लिए मस्जिदों पर मीनार बनाए जाने लगे। लेकिन मोहम्मद साहब के ज़माने में ऊंचे टीले बनते थे, और उन टीलों पे खड़ा होकर के आदमी कान में हाथ लगा के तेजी से चिल्लाता था, तो सारे गांव के क्षेत्र में, कबीलाई क्षेत्रों में आवाज़ पहुंचती थी कि ईश्वर की इबादत का समय हो गया है, चला जाए इबादत करने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि
जनसंख्या बढ़ती गई, आधुनिकता बढ़ते गए, बड़े बड़े उद्योग धंधों से आवाज निकल रही है घंटों की, फिर गाड़ियों की आवाज, ट्रेन की आवाज, जहाज की आवाज। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर मीनारों का निर्माण जो मध्यकालीन भारत से शुरू हुआ वो आधुनिक भारत में भी बना रहा, और इन पर माइक लगा दिए गए, जबकि आदमी आवाज देगा तो सुनाई नहीं देगा। इस वजह से क्या है कि अजान की में इन लाउड स्पीकरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके साउंड को अब मिनिमाइज करने की बात की जा रही है ताकि इससे किसी को प्रभाव ना हो। लेकिन वहीं गुजरात न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो भी एक संज्ञान लेने का मामला है कि जहां 5 से 10 मिनट के लिए ही एक नॉर्मल आवाज में अजान होती है और समाप्त हो जाती है, वहीं कई स्थानों पर घंटों घंटों आवाजें चल रही हैं, लाउड स्पीकर चल रहा है, उन पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। अगर किसी एक धर्म और समाज में कुछ कुरीतियां हैं तो मैक्सिमम चीजों पर भी आवाज उठाया जाना चाहिए। यानी भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है जीने का, धर्म को अपनाने का, और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी इबादत पूजा करने के लिए, तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो सर निष्कर्ष और आगे की राह क्या होनी चाहिए, आप बताइए क्या होनी चाहिए? यानी होना यह चाहिए कि सभी प्रकार के धर्मों पर इस प्रकार से अगर लाउड स्पीकर का अवैध प्रयोग हो रहा है, बिना सरकार की अनुमति के प्रयोग हो रहा है और निर्धारित डेसिबल से ज्यादा का हो रहा है मानक, तो उस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार से अनुमति ले, डेसिबल के अंदर रह करके अपने कार्यक्रम को कर रहा है और वह कहीं ना कहीं इबादत से चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उस पर बहुत सोच समझ करके संविधान के तहत रहते हुए बनाए गए कानूनों के तहत, यानी ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत रहते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। निष्कर्ष समाप्त हुआ। भारत माता की जय। अब है सस्ते इलाज की चुनौती। ये जनसत्ता के एडिटोरियल में आया हुआ था, संपादकीय संकल्प और चुनौतियां, जिसमें आप देखेंगे कई सारी बातें की गई हैं। भारत में कई सारे मुद्दे हैं अभी, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित भारत 2025 तक टारगेट रखा हुआ है, जबकि भारत ने इसे 2 साल पहले 2023 तक ही खत्म करने का संकल्प लिया हुआ है। लेकिन और भी जो चुनौतियां हमें उस पर बात करनी है, लेकिन संपादकीय में दी गई प्रमुख बातें क्या क्या है उसे समझ लेते हैं। संपादकीय में कहा गया है कि भारत जो है ना, लगभग अभी 140 करोड़ देश की आबादी है, और ऐसे में इलाज संबंधी जो समस्याएं हैं उससे भारत जूझ रहा है। क्यों? भारत में आज इलाज महंगा होते जा रहा है, निजी डॉक्टरों की सर्विसेज देने की जो महत्ता बढ़ रही है और उनकी जो प्रधानता मेडिकल सेक्टर में बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं इलाज कराने की जो प्रथा है उसको महंगा बना रही है। और दवाओं का महंगा स्वरूप, फिर टेस्टिंग डायग्नोस्टिक का तीव्रता से महंगा होना, ये आम नागरिक के स्वास्थ्य जीवन, गरिमापूर्ण जीवन, यानी स्वास्थ्य की उपलब्धता प्राप्त करने का जो उसका अधिकार है, वो क्या हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में एक इंश्योरटेक कंपनी प्लस है जो आंकड़े इकट्ठा करती है, वो बताती है कि भारत में चिकित्सा स्फीति, यानी जो चिकित्सा की महंगाई है, उसका दर एशिया में सबसे ज्यादा भारत में है। फिर परिवार के भरण पोषण के लिए जो पैसे खर्च किए जाने चाहिए, उस पैसे में से मैक्सिमम परिवार को बचाने के लिए इलाज में लग रहा है। होना क्या चाहिए था? एक सामाजिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक प्रदर्शित होता है, उनमें भारत के नागरिकों के लिए बात की गई है स्वास्थ्य सेवाओं की, उनमें भारत के नागरिकों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है, कमजोर वर्गों को विशेष ध्यान देने की बात की गई है। ऐसे में भारत में चिकित्सा भी मानव संसाधन बनाए रखने और एक स्वस्थ मानवीय संसाधन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो सर बिटवीन द लाइन का प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है? तो भैया यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, पेपर 2 के टॉपिक है एक, जिसका टॉपिक में वर्णन किया गया है स्वास्थ्य
यहां से टॉपिक लिखा गया है सिलेबस में, स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। तो आप बताइए यह मुद्दा जीएस पेपर 2 से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? ठीक है, जुड़ गया। अब बात करते हैं भारत में चिकित्सा व्यवस्थाओं की। तो प्राचीन समय को जरा याद करिए, एक तरफ सुश्रुत जैसा शैल्य चिकित्सक है, एक धन्वंतरी जैसा वैद्याचार्य है, पातंजलि जैसे आयुर्वेद के महर्षि हुए। वहीं भारत के आप रामायणा में सुनते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो महर्षि ने हनुमान को भेजा संजीवनी बूटी लाने के लिए, और वो संजीवनी बूटी की जगह पर्वत ही ले आए, और जब इलाज हो गया तो पर्वत को फिर वहीं स्थापित करने की बात कही गई। ये अपने आप में महत्ता बताता है भारत में चिकित्सा का, वैदिक चिकित्सा का, और साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण का भी उदाहरण है। हनुमान ने कहा कि हम वापस क्यों रखें, हम चाहें तो यहीं रख दें, इलाज हो गया, अब यहां भी ये ग्रो हो सकती है। तो उस ऋषि ने कहा कि नहीं, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ हिमालय के पर्यावरणीय कंडीशन में डेवलप हो सकती हैं, अन्यथा इनका क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा, आप ले जाइए रखाइए। तो वो वापस जाते हैं रखने। ये क्या है? पर्यावरण संरक्षण का हमारा पुरातन इतिहास है। ठीक है, और ये भारत की चिकित्सा पद्धति किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद बताइए, भगवान गणेश की जो अवधारणा है, हमारे वहां गणेश पूजा होती है जिसमें हाथी का सिर लगा हुआ है। ये प्रामाणिकता है विश्व में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का, और किस चीज का? प्लास्टिक सर्जरी का। मान लेते हैं कि एक अवधारणा हो, लेकिन अवधारणा में भी कितनी बड़ी अवधारणा है कि इतनी प्राचीन पुरातन समय से हमारे वहां भगवान गणेश की पूजा हो रही है। और हम क्या हमने सिर्फ पूजा की, अगर हम पेटेंट करा लिए होते शल्य चिकित्सा का तो सबसे पहले भारत में शल्य चिकित्सा का आविष्कार हुआ होता, और इसका भारत के पास क्या होता है? अधिकार होता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई और अंग्रेजी दवाओं का प्रभुत्व बढ़ता गया, महंगे रूप से भारत में आम नागरिक को सस्ते इलाज मिल ही नहीं रहे हैं, सब महंगे होते चले जा रहे हैं। ये इलाज तक पहुंच को एक दूर की कौड़ी बना दिया। फिर भारत में तेजी से दवाओं का मूल्य बढ़ रहा है। अब यहां दबाव लिखा हुआ है, दवाओं कर लीजिएगा थोड़ा सा। दवाओं का क्या हो रहा है? मूल्य बढ़ता रहा है। इसका असर यह हुआ है कि अभी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में संक्रामक बीमारी जो हो रही है, वायरल डिजीजेस हो रही हैं, उसके खर्च के लिए पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा का खर्च करना पड़ रहा है। और वहीं व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य बीमा लेने वाले लोग 71% है जिन्होंने क्या किया है? अपने से बीमा लिया है। लेकिन जिन कंपनियों में हम काम कर रहे हैं, उन कंपनियों के लोगों को स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जाता है। मात्र 15% कर्मचारी ही जो उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, उनमें 15% के पास स्वास्थ्य बीमा है। तो ऐसे में सोचिए भारत का चिकित्सा क्षेत्र कहां है। फिर यह सर्वेक्षण यह भी बताता है कि कोरोना काल के बाद इलाज बहुत ज्यादा महंगा हुआ है। इसके कारण लगभग 59% लोग स्वास्थ्य की जांच कराने में अभी कतरा रहे हैं, और 90% लोग क्या हैं? नियमित डॉक्टर से परामर्श लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि परामर्श लेंगे तो फीस कहां है? 500 के ऊपर फीस, उसके नीचे ही नहीं, हम सुनते ही नहीं है। फीस नहीं है तो आप नहीं दिखा सकते। यहां फीस जमा करिए, आपका मरीज मर रहा हो, अभी कल मरता हो, आज मर जाए, लेकिन डॉक्टर को फीस मिलनी चाहिए। भारत में यह भी बहुत बड़ी समस्या है कि निजी डॉक्टर कितना फीस लेंगे, आज तक ये मानक तय नहीं हो पा रहा है। एक गरीब आदमी चाहे कि एक बेहतर चिकित्सक को दिखा के इलाज करा सके तो मर जाना पसंद करेगा, चिकित्सक के पास नहीं जाएगा। भारत में तेजी से सरकारी अस्पताल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में दवा होती है, डॉक्टर साहब रहते हैं, वहां पे जो नर्सेज होने चाहिए, जो वहां पे वो सहायक स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए, कितने उपलब्ध होते हैं? क्या अवस्थाएं होती हैं उनकी, पता करिए। आप तो बेहतर जानते होंगे अपने बगल के सरकारी अस्पताल का हाल। क्या आप जाते हैं इलाज कराने? जवाब है नहीं। यानी भारत के नागरिकों को सरकारी अस्पताल पे विश्वास न्यूनता है। यह विश्वास बढ़ाना होगा, स्टाफ की कमी को दूर करना होगा। इस पर व्यापक कार्य किया भी जा रहा है। तेजी से सरकारी अस्पताल, पीएचसीएस बढ़ाए जा रहे हैं, पीएचसीज बढ़ाई जा रही हैं।
साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश में अगर प्राथमिक लेवल पे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो तीव्रतम विकास हुआ है इसका। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बेहतरीन काम किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। वहीं प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, कई सारी राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र की बीमाएं प्रदान कर रही हैं। जैसे आयुष्मान भारत योजना केंद्र के द्वारा शुरू हुई, चिरंजीवी योजना राजस्थान में शुरू हुई है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कई सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। आयुष्मान भारत के तहत 5 साल सालाना परिवार को दिया जा रहा है, लेकिन क्या सच में उसका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है? क्या आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में जो जनता से मिल रही थी एक न्यूज चैनल की टीम जो काफी प्रसिद्ध है इन दिनों, लल्लन टॉप जो है, उसमें एक महिला कहती है कि मैं लेकर के तो गई सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड, लेकिन पता क्या चला मुझे कि वो कह रहा है कि इसमें जो प्रोविजन है वो यहाँ पे दवा नहीं मिलेगी, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, अलग से पेमेंट कराइए। ये सारी चीजें हो रही हैं। यानी भारत में योजनाओं की कमी नहीं है, भारत में धन की कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन की कमी है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो भारत सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाए? भारत ने बहुत बेहतर कदम उठाए हैं। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक है कि लगभग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, भारत ने उसको घटाते हुए 854 लोगों पे ही एक डॉक्टर उपलब्ध करा दिया। ऐसे आंकड़े पता नहीं कितने एथेंटिफिकेशन के साथ इस आंकड़े को पेश किया गया था बीते कुछ दिनों में सरकार के द्वारा, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन अगर सरकार उपलब्ध करा रही है तो हम उसे क्या मानेंगे? ऑथेंटिक सोर्स ही मानेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है। वहीं 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, अब 2030 में ये 2023 हो गया, ये 2023 कर लीजिएगा, 2023 में ये बढ़ करके कितने हो गए हैं? 660 हो गए। वहीं भारत में 2014 में केवल 7 एम्स थे, अभी बढ़कर ये 22-23 हो गए। समझ गए? वहीं भारत सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख वाला, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 12 रुपए दीजिए और स्वास्थ्य बीमा कराइए 2 लाख रुपए आपको मिलेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना, जिसके तहत महिलाओं को क्या किया जाता है? लाभ प्रदान किया जाता है जब वो गर्भवती होती हैं और फिर बच्चा जनती हैं। फिर इसी वर्ष क्या हुआ कि 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसको 86,175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो 2017-18 के बजट के अनुमान से 82% अधिक था। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का भी प्रारंभ किया गया। आपके लिए होमवर्क है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसके बारे में पता करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर सर इतनी सब चर्चाएं हमने कर ली, तो क्या क्या समस्याएं हैं भारत के चिकित्सा क्षेत्र के समक्ष? तो पहली समस्या तो इस तस्वीर में नजर आ रही है, किसी सरकारी अस्पताल का हो सकता है। देखिए जरा क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? बेड की कमी, व्यापक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, वेंटिलेटर कहीं नजर नहीं आ रहा, वहां के इक्विपमेंट देखिए, वहां के बेड देखिए कैसे हैं। तो सबसे पहली कमी है अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना की। यहां अवसंरचना लिखा है, यहां अव कर लीजिएगा, जिसमें भारत में अस्पतालों की व्यापक अभी भी कमी है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार भारत में 1000 लोगों पर केवल 0.9 बेड हैं। इनमें से केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में। और किस अवस्था में है? याद करिए कोरोना काल, जब ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में पानी भर गया था, उसमें लोग क्वारंटाइन थे पानी में, बिहार का मामला था। डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली निजी प्रैक्टिस पर, उनके फीस पर अब तक कोई मानदंड स्थापित नहीं है, जिसमें भारत में चिकित्सा क्षेत्र का जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। गरीबों तक पहुंच नहीं है चिकित्सा क्षेत्र की। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का भी उच्चतम मानक भारत स्थापित नहीं कर पाया। फिर वहीं एक भारत में इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार एक रिपोर्ट आई है, जिसमें 2030 तक 20 लाख अतिरिक्त चिकित्सकों की आवश्यकता होगी। हम कितनी परीक्षा करा पा रहे हैं, क्या मानक सिद्ध कर पा रहे हैं, ये अलग मैटर है। वहीं अगर हम तुलना करें विश्व गुरु बनने के लिए अन्य देशों के साथ, तो चाइना अपने जीडीपी का 7% खर्च कर रहा है हेल्थ पे, और भारत 2 से 3%। और जनता इसकी 140 करोड़, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या हो गई है भारत की। तो अगर इन 65% युवा आबादी जो भारत की है, जो विश्व में सर्वाधिक है, इनको बेहतर स्वास्थ्य दिया गया तो ये बेहतर शिक्षा तक पहुंचेंगे। बेहतर शिक्षा तक पहुंचेंगे तो बेहतर मानवीय संसाधन
बनेंगे और बेहतर मानवीय संसाधन बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे। उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो राष्ट्र के लिए बेहतर कार्य करेंगे। नैतिक शिक्षा के साथ पढ़े होंगे तो राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और उनकी वजह से सरकार का राजस्व बढ़ेगा, पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, पूंजीगत संसाधन बढ़ेंगे और फिर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों से जनता के हित और उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में चिकित्सा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य भ्रष्टाचार है उसको भी कम किया जाना चाहिए। साठ गांठ देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है डॉक्टरों में और उद्योगों में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही एक मामला आया था सैफई मेडिकल कॉलेज का, जहां एक डॉक्टर 600 से अधिक मरीजों को डुप्लीकेट पेसमेकर जो हार्ट में लगाया जाता है वो लगा दिया है, लाखों रुपए का मुनाफा कमाया है। ये साठ गांठ नहीं है, ये उदाहरण आप नहीं दे पाओगे अपने मेंस पेपर में। जब स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या आएगी कि स्वास्थ्य भ्रष्टाचार भी है स्वास्थ्य क्षेत्र में और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये। सोचिए ये न्यूज आपके सामने से गुजरी होगी कि नहीं, आपने एक शानदार न्यूज समझ करके, नॉर्मल न्यूज समझ करके इग्नोर कर दिया होगा। और मैं कह रहा हूं इसको उदाहरण में जोड़ोगे तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा तुमको। अगर वहां क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा 10 नंबर का और इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूं लिखोगे तो तुम 8 से 9 नंबर प्राप्त कर सकते हो, कम से कम 7 नंबर तो मिल ही जाएगा। लिखो ना ऐसे भाई। फिर निष्कर्ष और आगे की राह तो जरा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज कि भारत में चिकित्सा क्षेत्र के सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अब फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट पे आ जाते हैं भैया, फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट प्रीलिम्स फैक्ट बताइए मुझे। पहला आया आपका प्रवर्तन निदेशालय। भैया इसका गठन किया गया था 1956 में, ठीक है। और 1947 का जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम था उसके अंतर्गत इसका आर्थिक विभाग जो है वित्त मंत्रालय का, उसके अधीन रखते हुए इसका गठन किया गया ताकि ये आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानून के प्रयोग से लेकर के जो उल्लंघन के मामले हैं उसकी जांच कर सके। लेकिन वर्तमान में इसका विभाग बदल करके इस निदेशालय को राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया है जो वित्त मंत्रालय का ही अभिन्न हिस्सा है। अब बात रक्षा मंत्री ने क्या किया है, इंफाल युद्धपोत के शिखर चिन्ह का अनावरण किया है। यहां पे देख के थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ये शिखर चिन्ह का अनावरण किया है। यह स्टेल्थ मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इंफाल के शिखर चिन्ह में मणिपुर का कंगला महल और दाएं और कंगला सा दर्शाया गया है। कंगला है, ये कंगला सा दर्शाया गया। नोट कर लीजिएगा, कंगला महल और कंगला सा। इसमें कंगला महल जो है मणिपुर का एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है और यह मणिपुर के पिछले राज्य में पारंपरिक गद्दी रही है, राज सिंहासन रही है। तो ऐसे में अगर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे, लगातार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पूछती है हाल ही में चर्चा में रहा कंगला महल कहां अवस्थित है, तो आप मणिपुर जानते हो और मैंने पढ़ाया है। तुरंत क्लिक करके वहां पे तुम आओगे 2 नंबर प्राप्त करके और मुझे मैसेज करके बताओगे सर आपका बताया हुआ आया था, आपने पहले ही वायरल कर दिया था। फिर पूछ ले कंगला सा क्या है, तो ये ड्रैगन के सर और शरीर से निर्मित राज्य का एक पौराणिक जीव है। यह मणिपुर का राजकीय जीव भी है जिसमें मणिपुर के लोग इसे संरक्षक के रूप में मानते हैं। फिर आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भैया ये क्या है, 1971 में इसका गठन किया गया। इसका कार्य है ये है कि वैश्विक व्यवसाय करने वाले, राजनीति करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच प्रदान करता है कि वो बैठ करके विश्व में कैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास करना चाहिए और सतत विकास करना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जा सके, एक मंच प्रोवाइड हो। 1971 में गठन हुआ और कोलोग्री स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और यह प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है जिसपे डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन जारी करता है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट कौन जारी करता है भैया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यानी वैश्विक जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है। तो ये सभी चीजें जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। आप जाकर के देखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया कि कौन सी रिपोर्ट जारी करता है।
फिर वैश्विक मीथेन संकल्प 2021, इसे यूरोपियन यूनियन जिसके 27 सदस्य देश हैं और अमेरिका ने मिलकर के स्टार्ट किया था, और इसका लक्ष्य जो है 2030 तक दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन को क्या करना है, लगभग 30% तक कम करना है, और 2021 में इसे प्रारंभ किया गया था। अब तक 150 देश इसमें शामिल है, लेकिन अभी भी भारत, रूस और चीन इसमें शामिल नहीं है, जो कि मीथेन उत्सर्जन में इनका भी प्रमुख स्थान है। अगला है वर्ल्ड मैप का तड़का। भैया इटली लिया है मैंने। अब इटली का सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से देश की सीमा इससे मिलती है। तो एक तरफ फ्रांस है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर ऑस्ट्रिया है, फिर स्लोवेनिया है, ठीक है, इनकी सीमा मिलती है। क्रोएशिया की नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इटली के किनारे किनारे कई सारे सागर भी हैं, उनका भी ध्यान देना है आपको। अगर पूछ ले पश्चिम से पूर्व मेडिटेरेनियन सी में अवस्थित निम्नलिखित सागरों का क्रम बनाइए, तो देखिए पश्चिम हुआ यहाँ ये और ईस्ट हुआ यहाँ ये। तो पश्चिम में आपको मिलेगा लिग्वेरियन सी, फिर मिलेगा टिरिरेनियन सी, फिर मिलेगा आपको आयोनियन सी, फिर कहेगा इटली का जो कि अलग अलग शहर है, उन शहरों में उसके दाहिने और बाएं तरफ में कौन से सागर हैं। तो आप यहां देखिए एड्रियाटिक सी है। अगर यही पूछ दे क्रोएशिया और इटली के बीच में कौन सा सागर है, तो एड्रियाटिक सी है, ठीक है। फिर पूछ दे क्या इटली लैंडलॉक है, तो नहीं, लैंडलॉक नहीं है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप उसको भी बता दीजिएगा। यहां देखिए अलग अलग द्वीप समूह दिए हुए हैं इसके, जो इसके हिस्से में आते हैं इटली के, ठीक है। समझ गए आप इतना पॉइंट। चलिए अगला है नॉर्वे। अब ये देखिए यहां पे आप ज्योग्राफी में गल्फ स्ट्रीम की धारा पढ़े होंगे, जो गर्म जल धारा है वो प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आती है, और यहाँ पे जाड़े के दिनों में भी क्या होता है, यहाँ के बंदरगाह खुले रहते हैं। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं, स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, क्योंकि इसमें स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, जो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ, यहाँ थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से इस चीज को सीखिए क्योंकि वर्ल्ड मैप बहुत जरूरी है। गल्फ ऑफ फिनलैंड में अवस्थित है हेलेंस्की, ठीक है। यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं कई सारे वर्ल्ड लीडर की। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बोथनिया की खाड़ी, पूछ देगा बोथनिया की खाड़ी के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो स्वीडन और फिनलैंड अवस्थित हैं, ठीक है। फिर क्या बोथनिया की खाड़ी और बाल्टिक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं, तो कौन कौन है बाल्टिक सी के किनारे, स्वीडन है, फिनलैंड है, रसिया का भी यहाँ पे क्षेत्र आता है, सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ इसका शहर। फिर यहाँ पे देखिए इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ये सभी कौन है, बाल्टिक सी के किनारे हैं। और बाल्टिक सी देखिए यहाँ पे आप पढ़ते होंगे क्या सैलिनिटी, ये बंद इलाका है, अटलांटिक महासागर से बहुत कम सैलिनिटी यहाँ पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ सैलिनिटी भी क्या है, लवणता कम है। अगला है ओखोटस्क सी। ये देखिए ये पूरी तरह से रसिया से घिरा हुआ है और यह प्रशांत महासागर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अवस्थित है, जहां पे यहाँ देखिए ओखोटस्क सी मिलता है। और कामचटका प्रायद्वीप जो 3 तरफ से समुद्र से घिरे हों, तो कामचटका प्रायद्वीप ये रशिया का ही हिस्सा है। यहाँ ओखोटस्क शहर है, उसी के किनारे सागर का नाम पड़ा है सी ऑफ ओखोटस्क, जो जापान के जस्ट ऊपर है। फिर है दक्षिण अमेरिका। यहाँ दक्षिण अमेरिका में जो पॉइंट आपको जानना है, सबसे पहले ये कि यहाँ पर कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक है। तो इसमें 2 ही लैंड लॉक कंट्री मिलेंगे जिनको मैंने ब्लड प्रेशर के नाम से याद किया था, बोलुवे और यहाँ पे आप देखेंगे पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे ब्लड प्रेशर, ये है बोलिविया और ये है पराग्वे, ये है उरुग्वे। फिर आपको देखना है ब्राजील सबसे
बड़ा देश है, तो इसकी किस किस देश से सीमा मिलती है? तो इसकी इन तीनों से, सूरीनाम वगैरह से तो मिलती है। प्रमुख देश हैं वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर यहाँ पे पेरू, फिर उसके बाद बोलीविया, फिर पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। तो भैया किन देशों से नहीं मिलती है? तो इक्वाडोर से नहीं मिलती है और यहाँ चिली से नहीं मिलती है, चिली से, ठीक है। फिर यहीं चिली और बोलिविया के बॉर्डर पे टीटीकाका झील है, टीटीकाका झील, जो एंडीज माउंटेन पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। ये एंडीज, ये विश्व की सबसे बड़ी वलित पर्वत की श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन। फिर यहीं इक्वाडोर से आगे एक क्षेत्र है ग्लापलोगोस करके है, ग्लापलोगोस। ये एक द्वीप है जिसमें विश्व के सबसे बड़े कछुए पाए जाते हैं। ये इक्वेटर पे अवस्थित है। फिर यहाँ से ठंडी जलधारा बहती है जिसका नाम है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की जलधारा या फिर पेरू की जलधारा। फिर यहाँ पे ब्राजील की गर्म जलधारा बहती है, ब्राजीलियन गर्म जलधारा, ठीक है। और यही हम्बोल्ट जलधारा कभी कभी हट जाती है, तो यहाँ पे एल नीनो और ला नीना का प्रभाव होता है। एल नीनो यहाँ पे लिख रहा हूं, इस क्षेत्र में होता है, तो एरो लगा देते हैं। एल नीनो का प्रभाव होता है जो कि गर्म होता है, हाईली लो प्रेशर बनाता है और हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर से हवाएं खींच के यहाँ आ जाती हैं और इस क्षेत्र में तीव्रतम क्या करती हैं, आपका वो करती हैं, बारिश करती हैं। फिर तांबे के उत्पादन में तांबे का ट्राइजोन कहा जाता है बोलिविया और ये क्या कहते हैं, ये आपका कौन सा देश था, यहाँ पे चिली था और यहाँ पे एक देश पेरू था। इनको ट्राई जंक्शन के रूप में जाना जाता है जहाँ तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कॉपर का, ठीक है। फिर लापेज विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित राजधानी है, लापेज बोलिविया की, ठीक है, लापेज। इतना सब मैंने बता दिया आपको। अगला है इराक। कई लोग मानते हैं कि इराक लैंडलॉक है। अगर दे दे निम्नलिखित में से कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है, जैसे एक तरफ दे दे आपका स्विट्जरलैंड, एक ऑप्शन हो आपका स्विट्जरलैंड का, दूसरा ऑप्शन हो आपका चाड का, तीसरा ऑप्शन हो आपका बोलिविया का और चौथा ऑप्शन हो इराक का। और पूछे निम्नलिखित में से कौन लैंडलॉक नहीं है, तो इराक नहीं है। देखिए इधर सीरिया है, इधर टर्की है, इधर ईरान है, इधर जॉर्डन है, इधर सऊदी अरब है, इधर कुवैत है और यहाँ पे छोटा सा हिस्सा गल्फ फारस की खाड़ी में, ठीक है, खुलता है इराक का, इसलिए इराक लैंडलॉक नहीं है। कई बार इराक के शहरों पर क्वेश्चन आया हुआ है मिलान करने को कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर इराक का है, तो यहाँ देखिए डियोक है, इसका शहर मौसूल है, अरबिल है, इरबिल है, ये यूपीएससी पूछ चुका है। फिर उसके बाद इसकी राजधानी बगदाद है, ठीक है। फिर इसकी सीमा टर्की से, सीरिया से, ईरान से मिलती है, जॉर्डन, सऊदी अरब और कुवैत से, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है शानदार जानदार जिंदाबाद लगा होगा, मजा आया होगा। आपने सबसे पहले रेड होल माइनिंग पढ़ी और शुभ अशुभ के बारे में जाना, समय काल परिस्थिति के अनुसार कैसे बदलाव होता है वो जाना, भारत में चिकित्सा क्षेत्र की समस्याएं जानी, भ्रष्टाचार जो है उसको जाना है आपने। फिर उसके बाद आपने प्रीलिम्स का शानदार तड़का पढ़ा है, वर्ल्ड मैप पढ़ा है। अब मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करिए, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थियों तक मेरी ये छोटी सी कोशिश जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। स्वागत करते रहिएगा हमेशा रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म को, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला दीजिए। जो भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोग हैं भारत में इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ, फिर जानदार और शानदार किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।